do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. Vector product and properties of vector product. लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और इस वेक्टर प्रोडक्ट की जो थ्योरी है ये ऑलमोस्ट मैंने सेम वर्डिंग में लिखी है। सिंपल, फॉर एग्जांपल अगर इस वेक्टर की जगह पर स्केलर लिख दे, इस वेक्टर की जगह पर स्केलर लिख दे, तो ये डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट की बन जाएगी। इस तरह बाकी जितनी भी थ्योरी है मैंने कोशिश की है कि दोनों सेम हो। एक तैयार करेंगे, अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट तैयार करते तो ऑलमोस्ट 70% स्केलर प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप स्केलर को तैयार करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट आपको काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। और स्पेशली इसकी प्रॉपर्टीज, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की तरह वेक्टर की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट में भी आती हैं प्रॉपर्टीज, स्केलर प्रोडक्ट की भी और इस वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने ध्यान से समझना है, याद नहीं करना, रटा नहीं मारना, आपने इसको समझना है ताकि इसमें से एमसीक्यूज आए तो आप सॉल्व कर सकें, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकें। और समझने के लिए अपनी नोटबुक और पेन बंद करके साइड पे रख दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपनी नोटबुक और पेन बंद करके साइड पे रख दें और हर लफ्ज जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। तो इंशाल्लाह अगले चंद मिनट्स में ये टॉपिक आपका रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अगर आपने ध्यान से सुना, लिखना सब कुछ बंद करें, सिर्फ ध्यान से सुने। स्टार्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है, हेडिंग को समझना होता है। और वेक्टर प्रोडक्ट नॉर्मली कहते हैं जो उसका रिजल्ट होता है, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लिकेशन के मीनिंग में आएगा। प्रोडक्ट मतलब के मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर मीन्स कि हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जल्दी से वेक्टर और स्केलर को मैं ज़रा रिवाइज करवा दूं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब वेक्टर और स्केलर, ये एग्जांपल देखें सर। ये मेरे हाथ में 4 मार्कर्स हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? मेरे पास जो नंबर ऑफ मार्कर्स ये कितने? 4। एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मार्कर्स, मार्कर की तादाद एन रिप्रेजेंट कर रहा है कितने? 4 मार्कर्स। ये एक एग्जांपल होगी। अब एक और एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डस्टर है, इस डस्टर पे मैं फोर्स लगाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से यहां तक जो इस पे फोर्स लगाई है डस्टर पे, वो 3 न्यूटन है। इस डस्टर पे जो मैंने फोर्स लगाई है फॉर एग्जांपल वो कितनी है? 3 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है? इस डायरेक्शन पे। यहां पड़ा था तो मैंने इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाई है, तो डस्टर इधर गया। अगर इधर लगाता तो इधर चला जाता। तो मैंने इसमें फोर्स लगाई है अभी, और फोर्स हमारे पास आ गई फोर्स मैंने लगाई है 3 न्यूटन। अच्छा, साथ यहां पर हम लिखेंगे एन यूनिट वेक्टर। अब ये एन यूनिट वेक्टर क्या है? सर आप इसको भी ध्यान से समझना। सबने सॉरी, मैंने इस डस्टर पे फोर्स लगाई थी, मैं सिर्फ फोर्स लगा रहा हूं। कितनी फोर्स? 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है कि डायरेक्शन इस तरफ है, और 3 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। 3 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मिकदार है फोर्स की। और एन यूनिट वेक्टर किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को। और ये डायरेक्शन कौन सी है? इधर, क्योंकि फोर्स किस लगी थी? इधर लगी थी। तो एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो कर रहा है, और एन ये शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन इधर थी। 3 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड था।
तो फोर्स क्या होगी? अब हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये देखिए, ये 4 मार्कर्स, इनकी डायरेक्शन नहीं है। अब 4 मार्कर्स है, उसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो ये यहां पर n यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ये कौन, ये हमारे पास होगी स्केलर क्वांटिटी और ये हमारे पास होगी वेक्टर क्वांटिटी। होप के यहां तक बात समझ आ गई है सबको, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। अब हम वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक वेक्टर को हम ग्राफ में ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 3 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैं यहां पे 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा, फिर एरो लगाऊंगा। एरो शो कर रहा है कि डायरेक्शन इधर थी, इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ये शो कर रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन। ये 3 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ है वो ये शो कर रही है कि मैग्नीट्यूड क्या है 3 न्यूटन, और ये एरो बता रहा है कि इधर डायरेक्शन थी। तो ये फोर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर है, मतलब कि फोर्स। तो इसी तरह जैसे ये एक वेक्टर है, इस तरह हमारे पास यहाँ पर वेक्टर ए है, इस तरह एक वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी है। अब मैं यहाँ स्टार्ट पे आ रहा हूँ लेक्चर पे। वेक्टर समझ के मतलब जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे वेक्टर कहते हैं। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये स्केलर है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो ये वेक्टर है। अब वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फॉर्मूला है टॉर्क का। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने वहां देखा 3 न्यूटन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो 3 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए तो एक तीसरा वेक्टर मिला है। तो मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर, मतलब कि 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर। तो इनका प्रोडक्ट ने में एक वेक्टर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज या 2 वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर गिव्स अ वेक्टर, गिव्स अ वेक्टर। इन दोनों को प्रोडक्ट ने में एक वेक्टर दिया, इन दोनों वेक्टर्स ने में एक और वेक्टर दिया, गिव्स अ वेक्टर, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल। एक और इसकी एग्जांपल आगे, ये टॉर्क की एग्जांपल है। ये हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमें एंगुलर मोमेंटम एल देता है। तो इसकी 2 एग्जांपल्स थी। अच्छा, अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस, 2 वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस हमें वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, क्रॉस बिटवीन 2 वेक्टर्स, क्रॉस बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, साथ एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर यहां पर क्यों आया है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। जब वेक्टर होगा तो साथ एन यूनिट वेक्टर आएगा, स्केलर के साथ एन यूनिट वेक्टर नहीं आता। तो कल हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, वहां पे एन यूनिट वेक्टर हमने साथ नहीं लिखा था इस फॉर्मूले में, यहां पर एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखा था। लेकिन आज वेक्टर प्रोडक्ट है तो यहां पे फिर एन यूनिट वेक्टर भी आएगा और साइन थीटा आएगा। यहाँ पे कल कॉस था। अच्छा, अब यहां पर वेयर ए बी मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर, ये ए बी क्या है, ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, जरा इधर देखें। 3 सेंटीमीटर ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये मैग्नीट्यूड इसकी मतलब कि लेंथ। अब ए बी वेक्टर ए की जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है, 6 है, 8 है, इस तरह बी की है 7 है, 9 है, जो भी है, तो हमें नहीं पता। तो मैग्नीट्यूड को पर हमें नहीं पता ए कितनी है, 5 है, 6 है, 7 है, हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पर ए और बी लिख दिया। तो ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड्स। अगर एरो लगे हो तो वेक्टर, अगर एरो नहीं लगे हुए तो यहाँ पर
ए बी क्या मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा क्या है, थीटा एंगल है बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन एंगल थीटा है, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एन अभी बताया डायरेक्शन, एन डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अच्छा जरा अभी ये बता डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, ये देख ले जरा, ए और बी दोनों, यहां वहां पर तो डायरेक्शन जो फोर्स में थी वो तो उस डायरेक्शन में थी, लेकिन यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, जब दो वेक्टर्स आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल जरा समझ ले, आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स एक वेक्टर की डायरेक्शन में रखनी है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में उनको रोटेट करना है, तो ये थंब है, इरेक्ट थंब, ये आपको डायरेक्शन बताएगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन बन रही है इस तरफ, इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर। मैं रिपीट कर रहा हूं राइट हैंड रूल, ये देखिए राइट हैंड, रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करें, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड, कह रहे हैं कि रोटेट करें फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा थ्रू द स्मॉलर एंगल, ये बताता हूं, देन द इरेक्ट थंब विल गिव द डायरेक्शन, तो तब ये जो इरेक्ट थंब है ये आपको डायरेक्शन बताएगा। आज समझ आ रही है, ये राइट हैंड रूल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ रोटेट करें, तो इरेक्ट थंब, ये जो इरेक्ट है सीधा थंब, ये गुटा, ये आपको डायरेक्शन बताएगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की, विल गिव द डायरेक्शन। अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पे थ्रू दी स्मॉलर एंगल, ये समझ लें। अच्छा ए और बी के यहाँ दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये भी बनता है इनका ए से बी की तरफ, यहां से यहां पे, तो ये वाला एंगल यहां से अंदर, ये छोटा एंगल है और ये बड़ा है, तो ये स्मॉलर है ये लार्जर है, तो थ्रू स्मॉलर एंगल, क्या लिखा हुआ है, थ्रू दी स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल की तरफ आपने रोटेट करना, ये स्मॉलर में ऐसे आएगा और लार्जर में फिर ऐसे घूम के आना पड़ेगा, तो लार्जर में नहीं जाना, ये बता रहे हैं कि फिंगर्स को रोटेट करानी है स्मॉलर एंगल में, लार्जर में नहीं करवाना, ठीक है, रोटेट कराना है थ्रू दी स्मॉलर एंगल, ये बात आपने, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड रूल। तो ये मैं डायरेक्शन, राइट हैंड रूल में क्या बताया, डायरेक्शन, तो ये क्या लिखा हुआ है, एंगुलर वेक्टर क्या डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, डायरेक्शन हमारी ये हमारे पास ये आई है, और डायरेक्शन क्या, दोनों पे परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अच्छा राइट हैंड रूल आपको समझ आ गया। अब कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, फर्ज किया कि दो वेक्टर्स ए और बी, मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कि एंगल थीटा बना रहे हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, देन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज आउट ऑफ द बोर्ड, ये हमारे पास बोर्ड है, ए क्रॉस बी, ए की डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है, बी की तरफ रोटेट कराना है, तो डायरेक्शन क्या बन रही है, आउट ऑफ द बोर्ड, मतलब कि बोर्ड से कुछ चीज बाहर आ रही है, आउट ऑफ द बोर्ड, एंड देन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए इज इन टू द बोर्ड, यहां ए क्रॉस बी था, यहां पर बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए पहला वेक्टर बी बन रहा है, यहां पहला वेक्टर ए था तो हमने ए पे रखी थी फिंगर्स, यहां पहला वेक्टर बी है तो बी में फिंगर रखनी है, और ए की तरफ रोटेट कराना, तो डायरेक्शन क्या बन रही है, इनटू द बोर्ड, मतलब कि इनटू द बोर्ड, बल्कि बोर्ड के अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या बनी, इनटू द बोर्ड, बी क्रॉस ए की, और ए क्रॉस बी की आउट ऑफ द बोर्ड, बी क्रॉस ए की इनटू द बोर्ड, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गई हैं। एक को हमने एन का है, दूसरे को हमने माइनस एन, इस वाले को मैंने एन का नाम दिया है, जो इनटू द बोर्ड है उसको हमने माइनस एन का नाम दे दिया, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान से समझना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा स्केलर प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, ये नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव क्यों है,
बट एंटी कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या होता है जरा ये समझ लें, मैंने समझाया भी था पिछले में, लेकिन अभी दोबारा समझ लें जरा। कम्यूटेटिव क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ये कम्यूटेटिव ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है 6, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 6, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि 2 3 और 3 2 दोनों इक्वल हैं, 2 3 3 2 दोनों क्या है इक्वल है, 6 है दोनों। तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन ये ये कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे कैसे कम्यूटेटिव नहीं है, ए क्रॉस बी तो इस डायरेक्शन में आ रहा है और बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। एक इस डायरेक्शन में है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इधर है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की डायरेक्शन उधर है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। ए क्रॉस बी इधर और बी क्रॉस ए इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। अगर सेम डायरेक्शन रहती या डायरेक्शन होती ना तो फिर ये कम्यूटेटिव था। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन और ये नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक आउट ऑफ द बोर्ड, एक इनटू द बोर्ड है, तो ये नॉट कम्यूटेटिव है। ये बट एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव क्या है कि यहां पर माइनस का साइन आ गया, माइनस के साइन ये बता रहा है कि दोनों इक्वल तो है, माइनस ये बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक आउट ऑफ द बोर्ड है और एक इनटू द बोर्ड। अच्छा, यहां पर आउट ऑफ द बोर्ड इनटू द बोर्ड आपने क्या लिखना है, आउट ऑफ द बोर्ड नहीं लिखना, आपके पास पेपर है, आपने लिखना आउट ऑफ द पेपर इनटू द पेपर, नोटबुक पे जो आपने लिखना है। अच्छा, तो दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, जैसे ये है, एक 6 होगा तो फिर एक क्या हो जाएगा -6, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा, लेकिन डायरेक्शन माइनस ये बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएंगी। तो यही बात लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल रहेगा, लेकिन माइनस ये शो करता है, ये जो माइनस है कि डायरेक्शन के अपोजिट, डायरेक्शन रिवर्सेस व्हेन ऑर्डर चेंज, जब ऑर्डर चेंज करते हैं, तरतीब चेंज करते हैं, यहाँ 2 3 का ऑर्डर है, यहाँ 3 2 का ऑर्डर है, ऑर्डर चेंज हो गया, तरतीब चेंज हो गई है, तो व्हेन ऑर्डर चेंज डायरेक्शन रिवर्सेस, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, पहले इधर डायरेक्शन थी अब रिवर्स होके उधर हो गई है, पहले आउट ऑफ द बोर्ड थी फिर इनटू द बोर्ड हो गई है। तो ये क्या डायरेक्शन रिवर्सेस व्हेन ऑर्डर चेंज, और सेकंड क्या है मैग्नीट्यूड रिमेन्स इक्वल, ये हमारी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास आ गई यहां पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे सेकंड। सेकंड में हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स होंगे और एंटी पैरेलल्स। पैरेलल मतलब के एक वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास हो गए पैरेलल। और एंटी पैरेलल क्या होंगे, अगर एक हमारे पास इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास एंटी पैरेलल है। और एंटी पैरेलल में जो एंगल हमारे पास बनता है यहां से यहां पर, ये एंगल बनेगा 180 डिग्री और यहां पर एंगल हमारे पास बनता है 0 डिग्री। वो कैसे, ये जरा बात समझ लें। ये तो हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में एंगल होता है 90 डिग्री, फिर एंगल कम होते 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 एंगल हो गया 0, ये दोनों हो गए पैरेलल। तो पैरेलल में एंगल क्या होता है, पैरेलल होंगे तो एंगल 0, ये एंगल 0 हो गया। अब एंटी पैरेलल, ये होते हैं एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल में जो हमारे पास एंगल बनता है वो 180 डिग्री, ये एंटी पैरेलल, इनमें एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो हम सेकंड में हम पढ़ेंगे पैरेलल का और एंटी पैरेलल का। ये जरा एग्जांपल देख लें, मैथमेटिकल स्टेप्स पैरेलल और एंटी पैरेलल के। इन दोनों में हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, पैरेलल में थीटा क्या बन रहा है 0, तो ए बी साइन थीटा की जगह पे 0 लिख दिया और साथ एन यूनिट वेक्टर। यही जो बेसिक फार्मूला है यहां पर हमारे पास,
ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो थीटा यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर मैं थीटा की जगह 0 लिख दिया। अब ये ए क्रॉस बी, इसी तरह ए क्रॉस बी नीचे आ गया, इक्वल टू भी इस तरह नीचे आ गया, ए बी भी इस तरह नीचे आ गया। अब साइन 0 0 होता है, आप कैलकुलेटर पे साइन 0 एंटर करके चेक करें तो आपके पास आंसर 0 आएगा, और ये यूनिट वेक्टर इस तरह आ गया। अब ए बी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, कोई भी नंबर जो 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 120 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय 0 0, यूनिट वेक्टर इधर आ गया। अब मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, ये एन यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। डायरेक्शन है तो हम 0 के ऊपर फिर क्या लगा देंगे, एरो, मतलब कि मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन है, आर्बिट्रेरी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसकी डायरेक्शन है, जिससे हम बोलते हैं 0 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और कोई भी उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, उसे हम बोलते हैं नल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी क्या आया, नल वेक्टर, क्या आया हमारे पास, नल वेक्टर, ये नल वेक्टर है। तो ये हमारे पास पैरेलल में नल वेक्टर है। अब हम एंटी पैरेलल में चेक करते हैं, ये हमारे पास एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में एंगल 180 होता है, तो हम यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 180 कर देंगे, साइन थीटा, थीटा की जगह 180 और एन यूनिट वेक्टर साथ आ गया। अब ए भी इस तरह आ जाएगा, बी भी इस तरह आ जाएगा, इक्वल टू बी, फिर ए बी भी इस तरह नीचे आ गया। अब साइन 180, कैलकुलेटर पे आप साइन 180 इंटर करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। साइन 180 की जगह हमने 0 लिख दिया, एन यूनिट वेक्टर इस तरह आ गया। अगेन ये ए वेक्टर इस तरह, वेक्टर बी भी इस तरह आ जाएगा, इक्वल टू भी इस तरह आ गया। अब ए बी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, एन यूनिट वेक्टर आ गया। अब मैग्नीट्यूड 0 और साथ डायरेक्शन, तो 0 के ऊपर फिर हम एरो लगा देंगे, मतलब 0 की डायरेक्शन, और ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, तो इसे हम बोलते हैं नल वेक्टर। नल मतलब कि 0 और वेक्टर मतलब कि डायरेक्शन भी उसकी है, तो 0 वेक्टर। तो पैरेलल में भी 0 नल वेक्टर आया है और एंटी पैरेलल में भी नल वेक्टर आया है, यही लिखा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर का क्या होता है, नल वेक्टर होता है, ये लिखा हुआ कि नल वेक्टर। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में, वहां पर 0 आ रहा था कि स्केलर में तो डायरेक्शन नहीं होती, तो वहां पे हमने डायरेक्ट लिखा था कि इज 0 और यहां पे नल वेक्टर। अच्छा, अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज आल्सो अ नल वेक्टर। विद इटसेल्फ मतलब कि ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए इधर है तो ए का ए के साथ लेंगे तो दोनों सेम ही है ना, मतलब एक ये वेक्टर है, इसका इसी के साथ लेंगे मतलब कि सेम डायरेक्शन में यही होगा ना, तो एंगल 0 बनता है विद इटसेल्फ। इस ए का ए के साथ, मतलब कि ए इधर है तो ए का ए के साथ लेंगे तो एंगल 0 बनता है। ए का ए के साथ विद इटसेल्फ, अपने आप के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, ए का ए के साथ लिया तो ए साइन 0 आ गया। अब ये ए और ये वेक्टर ए इस तरह आ जाएगा, इक्वल टू भी मैग्नीट्यूड ए इस तरह आ गया, साइन 0 0 होता है, यूनिट वेक्टर इधर आ गया। अब फिर ये ए वेक्टर ए इक्वल टू, अब ए को हम ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, साथ ही यूनिट वेक्टर है तो एरो आ जाएगा इस पे। तो ये क्या है, नल वेक्टर आया। तो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे विद इटसेल्फ, उसके अपने आप से, तो आंसर क्या आएगा, इज आल्सो अ नल वेक्टर, तो वो भी एक नल वेक्टर होगा। अब आगे यूनिट वेक्टर्स, सिमिलरली फॉर यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स को हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई जे के। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ड्रा करता हूं, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये y है, एक्स एक्सिस y एक्सिस, और y का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, j। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस हमारा क्या होगा, ये हमारा z एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये z के साथ, ये हमारे पास z और k भी इधर है, i j और k और z इधर है, x और i, y और j। अब i j और
के, ये हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स है। अब हमने जरा इनका देखना है। अच्छा, हमने लेना भी विद इट सेल्फ का कर रहे थे, तो सिमिलरली फॉर यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस आई, आई का आई के साथ लेंगे, आई इधर है तो आई का आई के साथ लेंगे तो एंगल 0 बन रहा है। तो जब एंगल 0 होता है तो नल वेक्टर आता है, यहां पर भी जब एंगल 0 था तो नल वेक्टर आया था। तो ये हमारे पास तो आई का आई के साथ भी नल वेक्टर आएगा, जे का जे के साथ अगेन एंगल 0 बन रहा है तो फिर नल वेक्टर आएगा, के का के साथ भी नल वेक्टर। सिंपल, अगर ए का ए से लिया तो नल वेक्टर आया, तो आई का आई से भी नल वेक्टर होगा, जे का जे से भी नल वेक्टर होगा और के का के से भी नल वेक्टर होगा। अब नंबर 3, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब हम नंबर 3 पढ़ेंगे। नंबर 3 में हमारे पास क्या है, अच्छा नंबर 3 में हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 हमारे पास दोनों ये सेकंड था, ये हमारे पास थर्ड है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, अब परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास 2 होते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90 हो जाएगा और साथ एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिस तरह भी यहां पर है ना कि एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रूफ करें कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है, प्रूफ करें। तो आपने प्रूफ करने के लिए फिर यहां से यहां तक ये सारा करेंगे। यहां पर ये प्रूफ हो गया एंटी पैरेलल का, यहां पर ये पैरेलल का प्रूफ हो गया। तो कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो इस तरह आपने प्रूफ करना है। अगर सेल्फ वेक्टर का पूछे कि विद इट सेल्फ क्या होता है, नल वेक्टर होता है, तो आपने यहां से यहां तक करना है। इस तरह परपेंडिकुलर का पूछे तो आपने यहां से यहां तक करना है। ये हमारे पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो परपेंडिकुलर में एंगल हमारे पास 90 डिग्री बनते हैं, तो साइन 91 होता है। आप चेक कर लें, ये ए बी इस तरह आ गया, ए क्रॉस बी इस तरह नीचे आ जाएगा, साइन 91 एन यूनिट वेक्टर नीचे आ जाएगा। अब फिर ये ए इस तरह नीचे आ जाएगा, वेक्टर बी भी इस तरह आ जाएगा, इक्वल टू भी इस तरह नीचे आ जाएगा। ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और साथ एन यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास क्या है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ए बी। ये लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम। यहां पे 0 था, नल वेक्टर था, यहां पे क्या है मैक्सिमम। या ये भी कह सकते हैं कि इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इज यहां पर लिख सकते हैं 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, या ये भी लिख सकते हैं इज मैक्सिमम, दोनों लिख सकते हैं आप। अब सिमिलरली फॉर यूनिट वेक्टर्स, अब यहां पर जरा ध्यान से आपने देखना, आई क्रॉस जे, यहां पर राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। आई पहले और जे, आई के डायरेक्शन में आपने फिंगर्स रखनी है राइट हैंड की, और जे की डायरेक्शन में आपने जे इधर टर्न करनी है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ये डायरेक्शन हमारे पास के आ रही है। ये आई की डायरेक्शन है जे की, और ये हमारे पास इन दोनों पे परपेंडिकुलर ये के की है। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो आई क्रॉस जे के आगे फिर हमने के लिखना है, आई क्रॉस जे के इक्वल है। अब जे क्रॉस के, ये हमारे पास पहले जे के डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है और के डायरेक्शन में टर्न करनी है। तो के हमारे पास इस डायरेक्शन में है, जे से के की तरफ आएगा तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, आई की बन रही है। तो जे क्रॉस के हमारे पास इक्वल टू आई, ये मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करके ये डायरेक्शन से निकाल रहा हूं। अब के क्रॉस आई, ये हमारे पास के इस डायरेक्शन में और आई इस डायरेक्शन में है। तो फिंगर्स हमने रखनी है के की डायरेक्शन में और आई के डायरेक्शन में हमने इसको टर्न करना है। तो के हमारे पास इधर है, के डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है, के इस तरफ है, तो आई के डायरेक्शन में टर्न करनी है तो
जे की डायरेक्शन आ रही है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं जब परपेंडिकुलर हो। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमारे क्रॉस प्रोडक्ट जैसा फाइंड करना है। इसके लिए ये हमारे पास है फोर्थ हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। अच्छा जरा यहां पर देखें, हमने लास्ट लेक्चर में चीज पढ़ी थी, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के नाम से टॉपिक है जो हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इससे पिछला उससे पिछले लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में। और वेक्टर बी हमने वहां पर पढ़ा था, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, वो 2D में था। मतलब ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई, आई जे के इनके जो यूनिट वेक्टर्स है। अच्छा ये 2D में था, अगर 3D में हो तो साथ जी भी आ जाता है। एक्स वाई के साथ क्या आ जाएगा जी, अगर 3D में हो तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस ए वाई ए जी, ए एक्स ए वाई ए जी, और जी की डायरेक्शन क्या बनती है के, आई जे के। यहां पर भी बी एक्स बी वाई, फिर ये बी जी बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लेक्चर सुन लें तो ये बात तो ज़रा क्लियर हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या, ये ए की वैल्यू याद रखनी है। ए की जगह पे हमने ए एक्स ए वाई ए जेड लिखना है, बी की जगह पे हमने बी एक्स बी वाई बी जी लिखना है। ज़रा यहाँ पर देखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब ए की जगह पे ए एक्स ए वाई ए जी, फिर क्रॉस है, क्रॉस इतना आ जाएगा, फिर बी की जगह पे बी एक्स बी वाई बी जी, यहां तक। अब इनको आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। और बहुत लेंथी ये हो जाएगा क्योंकि आई के साथ तो जीरो हो जाएगा। यहां पे हमारे पास है ये आई के साथ जीरो है, लेकिन आई का जे के साथ भी जीरो नहीं है, और आई का के साथ भी जीरो नहीं है, वो माइनस जे हो जाएगा। तो इसको एक सिंपल मेथड है सॉल्व करने का, थ्रू डिटर्मिनेंट, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अभी डिटर्मिनेंट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, ये आप फर्स्ट ईयर मैथ में भी आपने पढ़ा, वो पढ़ेंगे भी, और मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ डिटर्मिनेंट। अब इसमें हमने क्या करना है, आई जे के दोनों में, तो हम फर्स्ट में लिख देंगे आई जे के, उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जी, ए एक्स ए वाई ए जी, और उसके बाद बी एक्स बी वाई बी जी, बी एक्स बी वाई बी जी। तो हमने ये इस तरह इनको लिख लेना है पहले एक तरतीब में, ए क्रॉस बी इक्वल टू। अब इसके बाद ये ए क्रॉस बी इस तरह आ जाएगा, इक्वल टू भी इस तरह आ जाएगा। अब यहां पे जरा ध्यान से सुनना है सामने, ये हमने कैसे बनाना। सबसे पहले हमने लिखना आई, जब हम आई लिखेंगे तो इन दोनों को हमने छोड़ देंगे। आई लिख दिया तो ये भी छोड़ देंगे, और ये भी, मतलब कि जब हमने यहां पर आई लिखे तो ये पूरी लाइन, आई को जब यहां पर लिखेंगे तो ये भी पूरी लाइन हम छोड़ देंगे, और ये भी, ये पूरी लाइन भी, ये भी छोड़ देंगे। हमारे पास ये चार बच रहे हैं, इनका हम ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इन चारों का हम ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको इससे, ए वाई को बी जेड से, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, और सेंटर में माइनस आता है इसका, ये यहां तक हो गया। फिर यहां पर माइनस खुद से लगाना है, एक माइनस एक प्लस, फिर एक माइनस फिर एक प्लस, ये डिटर्मिनेंट का रूल है। पहला प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और सेंटर में यहां पर हमेशा माइनस ही आता है, ये डिटर्मिनेंट का रूल है। अच्छा हमने ये आई वाला लिख दिया, अब हम इसको
रेस कर देंगे। अब हमने लिखना है जे, और ये भी हमने अभी रेस कर देंगे। जब हम जे वाला लिखेंगे तो हम ये 2 लाइन छोड़ देंगे, जे लिखेंगे। अभी हमने आगे क्या लिखा, माइनस आ गया, फिर ये जे लिखें। जब जे लिखेंगे तो ये लाइन भी पूरी छोड़ देंगे, और ये लाइन भी, जिसमें जे आ रहा है ये लाइन भी और ये भी दोनों छोड़ देंगे। हमारे पास ये बच गए और ये बच गए, तो फिर हम इनका ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ फिर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ए एक्स बी जेड, फिर माइनस खुद से लगाना था। फिर हमने ए जेड बी एक्स, ये हमारे पास हो गया, ब्रैकेट बंद। फिर हमारे पास आ गया प्लस के। अब के के बारे में फिर हमने इसको छोड़ देना है, ये भी और ये भी रेस कर दें। अब के की जब बारी आएगी तो फिर हमने के वाली ये लाइन भी छोड़ देनी है और ये लाइन भी छोड़ देनी है, ये लाइन भी छोड़ देनी है और हमने ये लाइन भी। तो हमारे पास ये 4 बच रहे हैं। अगेन अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, पहले इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे। ए एक्स बी वाई, फिर माइनस ए वाई बी एक्स, तो ये हमारे पास आ गया इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, जो फेडरल बोर्ड की बुक है वहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा होगा, ये रकम पहले लिखी होगी और ये रकम बाद में लिखी होगी। तो ये मेन यही है। इससे आगे हम अब सिंप्लीफाई करें फर्दर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कॉमन ले लें, तो वहाँ पर आपको साइंस की थोड़ी सी होगा, लेकिन ये भी ठीक है वो भी ठीक है, वो एक स्टेप और सॉल्व होगा, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत। और वहाँ पर क्या है, आई बाद में लिखा हुआ है, जे बाद में लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जरा ये बात समझ ले। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। या कोई स्क्वायर है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो उसका एरिया आ जाता है, ये रूम है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। हम इसकी लेंथ को इसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस रूम का एरिया आ जाएगा। इस तरह इसकी लेंथ को विड्थ के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा। तो अगर ये लेंथ और विड्थ में, अगर ये हमारे पास यहां से यहां तक वेक्टर ए हो और विड्थ में ये हमारे पास ये वेक्टर बी है, तो और यहां पर ये ना हो, तो फिर भी जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया ही आएगा। तो ये लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनती थी ना इस तरह, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का, ये हमें इस पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये 2 लाइंस लगी हुई, ये शो करी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज द नॉर्मल टू द एरिया और प्लेन। अगर हमारे पास ये एरिया बन रहा है सारा, मतलब कि हम कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाए, तो ये एरिया, तो इस एरिया पे नॉर्मल इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। द डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एरिया या और प्लेन, ये इस प्लेन के नॉर्मल कह दें या इस एरिया के नॉर्मल, इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी।